ठीक है, तो देखना हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हमने एनर्जी लेवल्स देखे थे, याद है? वी हैव गॉन थ्रू द एनर्जी लेवल्स। मैंने उसका पीडीएफ भी डाल दिया है। तो उसमें हमने वेवलेंथ निकाली थी, याद है? 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू ब्रैकेट 1/n आई स्क्वायर माइनस 1/n एफ स्क्वायर। तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, ये दो प्रोसेस भी हमने देख ली थी। ठीक है, समझ यस आया? सर। तो कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला का कौन सा है, किस तरह से एन इनिशियल पहले आएगा, एन फाइनल बाद में आएगा। ये जो है वो डिपेंड करता है, ये वेदर इट इज एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सर शेयर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, वो चला गया है। नाउ इज इट विजिबल? यस सर। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने हाइड्रोजन के बारे में देखा, जो भी कैलकुलेशन किए थे वो सारे रिगार्डिंग द हाइड्रोजन थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एटम्स लाइक हाइड्रोजन। बोहर का जो मॉडल है, हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। किसके लिए? लेकिन वो होगा मेरा हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से होते हैं? तो देखा जाए तो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम बराबर, दैट इज He प्लस, या फिर डबली आयोनाइज्ड लिथियम, Li प्लस प्लस। और आपने कौन सा लिखा था लास्ट लेक्चर में? तो ये मेरे क्या होते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं। अब देखना, हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब वन इलेक्ट्रॉन एटम, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। क्योंकि अ, ये जो बोहर्स मॉडल है ना, वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही वैलिड है। दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ हिज थ्योरी। ओके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो रेडियस मुझे मिलता है ऑफ nth ऑर्बिट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। ये हमने प्रीवियसली इसी तरह से कैलकुलेट किया है। हमने वहाँ पे बाद में n की वैल्यू 1 दी है, अगर आप, सॉरी, z की वैल्यू 1 दी है, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, समझ रहे? नेक्स्ट, यस। one more thing is given our book, that is a naught. A naught is nothing but the radius of first orbit of hydrogen, और बोहर्स रेडियस भी हम इसे कह सकते हैं, ए नॉट, या फिर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। एंड whose value is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो एक थोड़ा सा एक चीज याद रखना, ये उस तरह से इसकी रेडियस है। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट इज द वेलोसिटी, Vn, which is directly proportional to z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। या फिर मैं इस Vn को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, Vn इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय n इंटू V1। तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरे 2 से शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, whereas velocity is directly proportional to z and inversely proportional to n. Similarly, we are having the third point, that is energy of the nth orbit, which is equal to z square divided by n square into E1। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, और ये जो E1 की जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी ऑब्टेन की है। E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। अब देखना, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ स्टेट के बारे में भी डिस्कस किया था, बराबर, ग्राउंड स्टेट।
याद है आप लोगों को ग्राउंड स्टेट या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। जब मैं ये हीलियम प्लस और लिथियम प्लस प्लस आयन के बारे में बात करूँ तो उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। नाउ फॉर सबसे पहले हम हाइड्रोजन का ही लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम which is equal to minus 13.6 electron volt. Next, ground state energy for helium plus atom, इसका कितना हो सकता है? तो ये हो जाएगा मेरा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लिथियम प्लस प्लस एटम, इसका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हो जाएगा मेरा -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वैल्यू मेरी वैरी होती है जड़ के हिसाब से, बराबर ना? समझ रहे हो? ग्राउंड स्टेट मतलब एन एन की वैल्यू हो जाएगी 1, जेड की वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। हाइड्रोजन के लिए 1 था, हीलियम के लिए 2 और लिथियम के लिए कितना, 4, बराबर ना? कुछ इसी तरह से होगा। हाँ। तो ये सारी चीजें, लिथियम के लिए कितना रहे, 4 या 3? दो। लिथियम के लिए 2, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी? हीलियम के लिए दो होगा। अब सर देखना ये, हाइड्रोजन हीलियम इज 2, लिथियम इज 3, बेरिलियम हाँ, इज 4। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू रहेगी 1, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू रहेगी 2, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू रहेगी 3। तो इस तरह से अगर आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे ना तो आपको ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, लिख लिया इसे। Sir, 1 minute. यस सर डन। हो गया? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, Yes. देखना। अब कुछ डेफिनेशंस है जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जस्ट अ मिनट, ये नहीं है, फिर भी मैं इनका डेफिनेशन आप लोगों को लिख के देता हूँ क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर। तो सबसे पहले रहेगा मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जिसे कहा जाता है आई। दैट इज, देखना आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसका डेफिनेशन होगा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
to move an electron from ground state टू व्हेन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब हम उसे बहुत दूर लेके जाने वाले हैं। अगर उसको इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है ना, उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ई आयोनाइजेशन किस तरह से होगा? ई आयोनाइजेशन दैट इज एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी एट एनी स्टेट। ठीक है, समझ रहे हो? या फिर ग्राउंड स्टेट। तो देखना यहाँ पे, अगर मेरे पास टोटल एनर्जी जीरो है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि देर इज इनफाइनाइट सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और टोटल पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी मेरा एटम है ना, वो आयोनाइज्ड है, और मेरा मेरा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन मेरा अनबाउंड है। दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो इसी का यूज करके मैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना चाहता हूँ। दैट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, ठीक है, समझ रहे हो? अब एट इन्फिनिटी उसकी एनर्जी कितनी होती है? एट इन्फिनिटी दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो। मेरी एनर्जी जीरो होती है। ये आयोनाइजेशन मेरा आ जाएगा माइनस ई एन। एट इन्फिनिटी एनर्जी जीरो है, तो ये देखना ये आयोनाइजेशन बन जाएगा माइनस ई एन। अगर मैं यहाँ पे वो सारे वैल्यूज डालने की कोशिश करूँ, तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, एंड दैट विल बी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से मैं अगर हाइड्रोजन एटम कंसीडर करूँ, तो हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी बन जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस में हीलियम प्लस के लिए हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लिथियम प्लस प्लस के लिए बन जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखना, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमने सारी माइनस ले ली थी, याद है? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यहाँ पे माइनस थर्टीन Yes, पॉइंट sir. सिक्स माइनस 54.6 माइनस 122.4। तो मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करूँ, तो उसका पॉजिटिव वैल्यू ड्यू टू विच माई टोटल एनर्जी बिकम जीरो, अगर इस तरह से चीज़ें होती है ना, तो उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हो? सर पर ये थियरी सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल है क्या? हाँ, वैसा ही कंसिडर कर लो, क्योंकि आपने सिलेबस में वन इलेक्ट्रॉन एटम ही दे दिया है, तो ये ओके। दो तीन ही रहेंगे। सो सर ये उसका ड्रॉबैक रहेगा क्या? लाइक इसका ड्रॉबैक नहीं, ड्रॉबैक इसका ये है कि ये जो थ्योरी है ना, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही है। जो ये तीन एटम मैंने लिख के दिया है आपको, हाँ। तो यही सारे क्वेश्चन में आ सकते हैं, नथिंग एल्स। ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? तो द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट such that its kinetic energy becomes equal to the ionization energy. ओके, तो देखना है, डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to ionization energy, becomes equal to आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ना, ये प्रीवियस सिलेबस में थी। जो अब नया सिलेबस अपडेट हुआ है ना, तो उसमें ये डेफिनेशंस है नहीं। बट फॉर अ सेपर साइड मैं सिर्फ आपको यहाँ पे लिख के देने की कोशिश कर रहा हूँ। वी आयोनाइजेशन दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल विच इज इक्वल टू ई एन डिवाइडेड बाय ई। so that means
वो आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू वी। दैट इज ये वी मतलब ये वोल्ट्स है। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए देखूँ तो उसका जो पोटेंशियल रहेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज गोइंग टू बी द प्लस 13.6 वोल्ट। तो यहाँ पे इसी से मुझे वैल्यू मिल जाएगी 13.6 वोल्ट, 54.4 वोल्ट्स, एंड ये रहेगा मेरा 122.4 वोल्ट। तो इस तरह से इसका ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सिर्फ इसे उतार लेना। बता देना, जल्दी जल्दी लिखना थोड़ा सा, ये आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। कल हम न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू करेंगे। हो गया? Yes, sir, done. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज द एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ये सारी चीज़ें हम देख देख लेते हैं। दैट इज एक्साइटेशन है, क्या हो सकता है एक्साइटेशन, हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक्साइटेशन, क्या होगा एक्साइटेशन। तो देखना, ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एटम क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ओके, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, वो लोअर एनर्जी लेवल को छोड़ेगा और हायर एनर्जी में जंप करेगा, बराबर ना। हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, सॉरी एक्साइटेशन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ absorption of energy by an electron so as to raise it from a lower energy level to some higher energy level, to some higher energy level। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है एक्साइटेशन की। नाउ द नेक्स्ट इज द एक्साइटेड स्टेट्स। अब एक्साइटेड स्टेट का क्या हो सकता है डेफिनेशन, कोई बता सकता है एक्साइटेड स्टेट का डेफिनेशन। That is states of an atom other than the ground state. Always remember, states of an atom other than ground state, other than ground state, तो उसे कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। तो देखना, अगर n की वैल्यू 2 होती है, इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, देन दैट स्टेट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 3 है तो उसे कहा जाता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अगर मेरी n की वैल्यू n है तो उसे कहा जाएगा n माइनस वन एक्साइटेड स्टेट। इस तरह से ले सकते हो या फिर हाँ इसी तरह से लेंगे, n माइनस वन एक्साइटेड स्टेट। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, समझ रहे हो। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के सारे स्टेट को कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट।
ठीक है। Yes. नेक्स्ट पार्ट इज द एक्साइटेशन एनर्जी। अभी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? एक्साइटेशन एनर्जी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज द एक्साइटेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron from ground state to any other excited state is called as the excitation energy। और ये जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है ना, दैट इज ई एक्साइटेशन विच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द हायर एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर बोल सकते हो या फिर उसे ग्राउंड बोल सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? Yes. समझ में आ रहा है? तो देखना यहाँ पे ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है ना, इसको क्या किस तरह से होगा। हम थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट की उसकी एनर्जी कितनी है फॉर हाइड्रोजन एटम? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है? -13.6. ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फर्स्ट एक्साइटेशन और या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। एन की वैल्यू 2 अगर मैं यहाँ पे उसे लिखूँ तो मुझे मिल जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखना यहाँ सर, पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है? क्या 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 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन ये एंथैल्पी। कहाँ पे पढ़ा है आपने? सर, वो केमिस्ट्री में है ना? तो देखना वो एंथैल्पी है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेटेड है। तो ओके। वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने फिजिक्स में नहीं है। ओके। ठीक है, तो उधर मत जाना, वो कुछ अलग ही हो जाएगा। तो देखना अगर मेरे पास इस तरह से एनर्जी लेवल्स है तो मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ, दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला क्या है रे? ई हाइयर। ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँ, ई हाइयर माइनस ई लोअर। हाइयर की एनर्जी कितनी है मेरे पास? -3.4, ये -13.6। तो मुझे कितना मिल जाएगा? +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो दिस इज गोइंग टू बी द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेशन। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अगर मेरी हाँ ठीक है चलो, तो ये लिख लो, इतना ही याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। ई एक्साइटेशन में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाऊंगा, उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे, जितना आपने बुक में दिया है उतना ही हम कवर करेंगे। ओके, लिख लो इसे जल्दी जल्दी, चलो।
हो गया क्या? यस सर। तो देखना ये एक्साइटेशन एनर्जी है। जैसे हमने प्रीवियसली आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिफाइन किया था, तो हमने क्या किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी को ई से डिवाइड किया था, तो मुझे आयोनाइजेशन पोटेंशियल मिल गया था। सिमिलरली अगर मैं एक्साइटेशन एनर्जी को ई से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, so that is going to be the V excitation। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, विच इज इक्वल टू ई एक्साइटेशन डिवाइडेड बाय ई, स्मॉल ई। अभी देखना हमने हाइड्रोजन के लिए या फिर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकाल दी थी, तो उसका ही यूज़ करके मैं यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना आएगा रे? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना आएगा वैल्यू? तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई, तो यहाँ पे ई कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा 10.2 वोल्ट। तो मतलब यहाँ पे मेरा पोटेंशियल बन जाता है 10.2 वोल्ट। समझ में आ रहा है ये? तो लिख लो इसे। तो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखना ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है ना, सपोज करना कि मुझे कुछ एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं, एनर्जी लेवल का एक इक्वेशन दिया गया है हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। तो वो जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से। और यहाँ पे एन की वैल्यू शुरू होने वाली है मेरी 1 से, कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूट द 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल्स एंड कंस्ट्रक्ट द एनर्जी लेवल डायग्राम। कंप्यूट the 4 lowest energy level, the 4 lowest energy levels and construct energy level diagram, and construct energy level diagram। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द स्टेट n is equal to 2। what is the excitation potential for state n is equal to 2। ठीक है, तो ये पहले 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में इसी को हम और एक क्वेश्चन में यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या आएगा रे इसका? 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे मुझे ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट का कितना आ जाएगा E1, तो एन की वैल्यू आपको 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी मिल जाएगा -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट E2 कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी -8 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा मेरा -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 that will be equal to -18 divided by 3 square, so -2 electron volt। and E4 कितना हो जाएगा मेरा? E4 will be equal to -18 divided by 4 square, so which -1.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से मुझे 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे। सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बताना जरा। सही। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो देखना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट यू विल ड्रॉ द ग्राउंड स्टेट, बराबर।
then there is a large gap between the first excited state and ground state, then थोड़ा सा कम इन दोनों के बीच में रहेगा और ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरह से इसे कर सकते हैं, देखना। तो ये तरीका होता है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस कम कम करते चलना। सबसे पहले ज़्यादा डिस्टेंस रखना फर्स्ट और सेकंड में, उसके बाद बाकी का डिस्टेंस कम करते रहना। तो ये हो जाएगा मेरा E1, ये हो जाएगा मेरा E2, ये हो जाएगा मेरा E3, ये हो जाएगा मेरा E4। समझ में आ रहा है? तो इस केस में Yes, देखना sir. है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें? व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर द स्टेट n इज इक्वल टू 2। अब ये जो स्टेट है ना n इज इक्वल टू 2, दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बराबर ना? Yes. n इज इक्वल टू 2 इज नथिंग बट द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे मुझे एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा गया है। अगर आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ई एक्साइटेशन कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, बराबर। E2 की वैल्यू है मेरे पास -4.5, E1 की वैल्यू है -18, तो माइनस माइनस प्लस 18, ये आ जाएगा 13.5। ठीक है, हाँ. तो दिस विल बी 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे यहाँ पे पूछा गया है पोटेंशियल, potential of excitation, that is E excitation डिवाइडेड बाय E। तो हमें आंसर मिल जाएगा 13.5 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो ये Yes. आंसर आ जाएगा 13.5 वोल्ट। सिंपल है। अब देखते हैं जो इसमें आगे क्वेश्चन है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या है ये? इसे लिख लिया। हो गया? अरे बोलो। Nice. Sir, 1 minute. Yes, sir, done. तो देखना इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट वेवलेंथ कैन बी इमिटेड, what wavelength can be emitted when these atoms in the ground state are bombarded by electron,
that have been accelerated through a potential difference of 16.2 वोल्ट्स 16.2 वोल्ट्स। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमें पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना, खत्म होने के बाद बताना अब इसको किस तरह से टैकल कर दे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखना हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, 16.2 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है जिसकी वजह से मेरे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो मैं इसका यूज करके यहाँ पे एनर्जी निकाल सकता हूँ, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, energy of accelerated electrons and that energy will be equal to 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मतलब ये एक्साइटेशन एनर्जी हो गई। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपली एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ जाएगी मेरी, 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हमने देखा था ना, वी एक्साइटेशन इज इक्वल टू ई एक्साइटेशन डिवाइडेड बाई स्मॉल ई, बराबर। तो मैं यहाँ से ई एक्साइटेशन निकाल सकता हूँ, ई एक्साइटेशन इज इक्वल टू ई इंटू वी एक्साइटेशन। तो मैंने उसी का यूज करके यहाँ पे बोल दिया कि एक्साइटेशन एनर्जी मेरे इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है, 16.2। तो अब सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा, जैसे मेरे पास ये 4 एनर्जी लेवल्स हैं कुछ इस तरह से। अब देखना कभी कभी एटम क्या करता है कि ऐसा कोई है, कंपलसरी नहीं कि वो फर्स्ट से सेकंड ही जंप करे। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड ही जंप करे, ये डायरेक्टली फोर्थ एनर्जी लेवल पे भी जंप कर सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो। इफ दैट एटम इज दैट इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द सफिशिएंट एनर्जी, इट कैन जंप डायरेक्टली टू द फोर्थ स्टेट। तो सबसे पहले हमें उसे ही देखना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, वी विल ट्राई टू ऑब्टेन द एक्साइटेशन एनर्जी। अगर एटम ने फर्स्ट से फोर्थ में जंप मार तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी मिल जाएगी, E4 माइनस E1। E4 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 1.125 माइनस ऑफ माइनस 18। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो आंसर मिलेगा +16.875 +16.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स अगर एटम को फर्स्ट से फोर्थ में जंप करना है तो एटम के इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन हमने उसे कितनी एनर्जी दी है, 16.2, बराबर ना, 16.2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोर्थ स्टेट में या फिर फोर्थ एनर्जी लेवल में जंप मार सकता है क्या, क्या वो ट्रांजिशन कर सकता है क्या, क्या वो ट्रांजिशन कर सकता है क्या? उसको नहीं। ट्रांजिशन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 16.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमने कितनी दी है, 16.2। 16.2। तो ये तो फोर्थ एनर्जी लेवल में जाएगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई, नाउ इलेक्ट्रॉन कैन जंप डायरेक्टली, अगर उसे जंप करना है तो थर्ड एनर्जी लेवल में वो जंप कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या ये? ठीक है, या यस। फिर वो फर्स्ट टू सेकंड जंप कर सकता है, या फिर वो इस दो में से तीन पे जंप कर सकता है। ये ऐसा ही नहीं कि वो हमेशा वो ग्राउंड स्टेट से ही जंप करे। तो मेरे पास अब 3 पॉसिबिलिटी मिल रही है, मतलब वो फर्स्ट से थर्ड जंप कर सकता है, फर्स्ट से सेकंड जंप कर सकता है, या फिर सेकंड से थर्ड जंप कर सकता है।
ठीक है, समझ रहा? सिमिलर प्रोसीजर होता है डी एक्साइटेशन में। डी एक्साइटेशन में देखना 3 से 2 पे आ सकता है, या फिर 3 से 1 पे आ सकता है, या फिर 2 से 1 पे आ सकता है। तो ये हम लाइन स्पेक्ट्रा में देखेंगे। डी एक्साइटेशन प्रोसीजर जो है, हम यहाँ पे सिर्फ एक्साइटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आई, इलेक्ट्रॉन विल नॉट जम्प टू द n इज इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल। n इज इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल, क्यों? तो इनकी जो एक्साइटेशन एनर्जी है, दैट इज ई एक्साइटेशन रिक्वायर्ड इज ग्रेटर दैन ई एक्साइटेशन गिवन, बराबर। दैट इज 16.875 इज ग्रेटर दैन 16.2। तो ये आप फोर्थ एनर्जी लेवल पे जंप नहीं करेगा। तो ये जंप कहाँ कहाँ पे कर सकता है? सो इट कैन जंप फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E3 माइनस E1 विच इज इक्वल टू, E3 कितना था अपना? 2 था ना, -2। E3 कितना था? 2 ही था ना। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक जंप कर सकता है। अगर ये इस तरह से जंप कर सकता है तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ एनर्जी का। याद है आप लोगों को? 12400 डिवाइडेड बाई ई लैम्बडा। लैम्बडा का फॉर्मूला पता है? हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर में सीखा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। याद है? याद है? अरे याद है क्या? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर में सीखा था ना हमने। Yes, sir. 12400 डिवाइडेड बाय क्या था वो? एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी का फॉर्मूला हमने वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला सीखा था। एनर्जी E इज इक्वल टू, तो उसी का यूज करेंगे। एनर्जी E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा मुझे मिलेगा यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज करूँ तो मुझे लैम्बडा मिल जाएगा। ये लैम्बडा रहेगा जब ये ट्रांजिशन हो रहा होगा 1 to 3, दैट इज लैम्बडा 31 इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय E3 माइनस E1, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी है ना, E3 माइनस E1। तो 12400 डिवाइडेड बाय यह आएगा 16। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी एनर्जी, तो ये सिर्फ डायरेक्टली 16 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को कितना मिलेगा रे आंसर? 12400 डिवाइडेड बाय 16, दैट मीन्स कितना? 775 एंगस्ट्रॉम एनर्जी मिलेगी। सिमिलरली अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टू सेकंड जंप करता है, मतलब E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, E2 की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू -4.5 माइनस 18। तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 4.5, दैट विल बी इक्वल टू 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ विल बी इक्वल टू लैम्बडा 21 विच इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय E2 माइनस E1। और यहाँ से मुझे कितना मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलेगी 918.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब कौन सा बाकी रहा रे? ये 2 और 3 का बाकी रहा। तो ये इस तरह से लिख देता हूँ, E3 माइनस E2। E3 की वैल्यू कितनी है? -2 है ना, -2 माइनस 4.5। तो हमें कितना मिलेगा ये? हियर यू विल गेट 2.5। तो करस्पॉन्डिंग दिस वेवलेंथ विल बी इक्वल टू लैम्बडा 32 which is equal to 12400 divided by E3 minus E2, ये 2.5। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4960 एंगस्ट्रॉम। तो कितने वेवलेंथ आ चुके हैं मेरे पास? टोटल 3 वेवलेंथ।
ओके, ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो उतार लो इसे। एक बार ये हुआ, मतलब वी कैन स्टार्ट विद द लाइन स्ट्रक्चर। तो हमने ये पूरा एक्साइटेशन बार के बारे में हमने पढ़ लिया। हो गया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Sir, when at last part. ठीक है, देख लो। ठीक है, तो चलो, हो गया क्या रे? चलो चलो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। वी नीड टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। Yes, sir, done.
तो अब हम बात करते हैं अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये आपने सीखा है ऑलरेडी, तो इसे थोड़ा सा जल्दी ही ले लेते हैं। अब देखना क्या होता है, जब मैं कोई भी एटॉमिक गैस या फिर वेपर को एक्साइट करता हूँ लो प्रेशर पे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्रेशर को लो करना पड़ता है, करंट को पास करना पड़ता है उसके। तो उसके वजह से क्या होता है, रेडिएशन निकलने लगता है जिसका स्पेक्ट्रम होता है। अब स्पेक्ट्रम मतलब क्या हुआ, इट कंटेन सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ, बराबर ना। स्पेक्ट्रा मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्टन वेवलेंथ होती है, ठीक है। अगर ये सारी वेवलेंथ बाहर निकलने लगी तो हम उसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, तो ये सब होता है मेरा डी एक्साइटेशन प्रोसेस में। हमने सीखा था ना डी एक्साइटेशन प्रोसेस। नाउ अकॉर्डिंग टू द बोहर, देखना व्हेनेवर एन एटम मेक्स एन ट्रांजिशन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स एन ट्रांजिशन, या फिर मैं यहाँ पे एटम भी ले सकता हूँ इन जनरलाइज, फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल, फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल to lower energy level, to lower energy level, it emits a photon, it emits a photon with energy equal to energy difference, equal to energy difference between the initial and final levels, between the initial and final level। तो ये कुछ चीज़ है आप लोगों को याद रखना, ये ऐसा अगर पूछा जाता है तो एग्जाम में लिख सकते हो। सपोज करना मेरे पास एक एटम है कुछ इस तरह से। नाउ दिस एटम यहाँ पे कहीं पे है इनिशियली, अब ये ट्रांजिशन करने वाला है। नाउ कंसिडर कि ये मेरी कुछ लोअर एनर्जी लेवल है यहाँ पे। नाउ दिस एटम विल मेक एन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कर रहा है मतलब वो ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है कुछ इस तरह से। जैसे ही वो नीचे आएगा, नीचे आता है मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है, वन एनर्जी रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से इसे ड्रॉ करना है, विच इज इक्वल टू एच एफ। एच एफ क्या होगा, तो मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ ई इनिशियल और इसे कंसिडर कर लेता हूँ ई फाइनल। तो एच एफ विल बी इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो मतलब जितना भी एनर्जी डिफरेंस रहेगा उतना उतने एनर्जी का एक फोटोन यहाँ से निकलता है, और इसी प्रोसीजर को कहा जाता है डी एक्साइटेशन प्रोसीजर। समझ रहे हो, उसी प्रोसीजर को कहा जाता है डी एक्साइटेशन प्रोसीजर, ठीक है। अब देखना ये जो फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी कितनी, यहाँ पे एच एफ है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच एफ। उसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पहले भी किया है तो फिर से एक बार करते हैं। मेरे पास जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, आई कैन रिप्लेस दिस एफ विथ सी एंड लैम्डा, दैट इज एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, बराबर ना। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ई इनिशियल क्या है, तो ये एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, ई फाइनल क्या है, तो लोअर एनर्जी लेवल। तो देखना इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो देखा जाए तो 1913 में एक टीचर था। सबसे पहले तो सॉरी नॉट 1913, 1885 में एक टीचर था जिसका नाम था जोहान बाल्मर। एक स्विस टीचर था जो लैब में काम कर रहा था। लैब में काम करते समय उसे ये एक्सीडेंटली समझ में आया, वॉट एवर द डिस्कवरीज वी आर हैविंग, दोज आर द एक्सीडेंटल डिस्कवरीज, ठीक है। ये उसी में से एक है। तो उसको ये चीज़ समझ में आई कि ये जो वेवलेंथ होती है ना, द वेवलेंथ
किसी भी इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ वो कुछ इस तरह से उसने उसका फॉर्मूला हमें दे दिया, दैट इज आर 1/2² माइनस 1/n²। और यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, तो 3 से शुरू होती है, बराबर ना। दिस पर्टिकुलर सीरीज इज कॉल्ड एज अ बाल्मर सीरीज। ठीक है, दिस पर्टिकुलर सीरीज इज कॉल्ड एज अ बाल्मर सीरीज। और आर क्या होता है मेरा, तो रेडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, हुज वैल्यू इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है, समझ रहे। तो ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन वी कैन ऑब्टेन। तो ये एनर्जी है सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ये हमने किया था ना रे पहले, ये हमने ऑब्टेन किया था ना फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। हाँ। तो वो क्या किया था हमने, एक्साइटेशन वाला लिया था या डी एक्साइटेशन वाला लिया था, तो डी एक्साइटेशन वाला ही लिया था। अब देखना वहाँ पे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल ऐसा कुछ किया गया है, दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनल स्टेट टू द इनिशियल स्टेट। अब इस तरह से लिख के दिया था, याद है आप लोगों को? यस, कैन यू रिकॉल दैट पार्ट? तो हमने वो एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था ना, हमने क्या ऑब्टेन किया था वो लिख के देता हूँ मैं सबसे पहले। ये जब एक्साइटेशन का ट्रांजिशन था, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जब वो जा रहा होगा, तो हमने 1/λ विच इज इक्वल टू माइनस Z²RC इन ब्रैकेट 1/n²F माइनस 1/n²I, इस तरह से ऑब्टेन किया था, याद है? हाँ सर। ये वाला ऑब्टेन किया था। यस सर। तो देखना इसी एक्सप्रेशन को यूज करके यहाँ पे अलग अलग सीरीज बनाई गई है। जस्ट आई विल रिमूव दिस, मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन ही लिख के देता हूँ क्योंकि उसका डेरिवेशन है नहीं, हमने लिया है वो अलग चीज़ है, वी ऑलरेडी ऑब्टेन दैट डेरिवेशन। ओके, वो हमने लिया है लेकिन हमें पूछा नहीं जाएगा वो डेरिवेशन, बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन द सिलेबस कि इसका डेरिवेशन करो बोल के, ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है। तो रेडबर्ग्स फॉर्मूला जो है, एक मिनट ये रख ही देता हूँ। अब इसे थोड़ा सा हम उल्टा करते हैं, इस माइनस को अंदर भेज देते तो मुझे मिल जाएगा ये Z²RC, मतलब ये NI² माइनस 1/n²F, कुछ इस तरह से मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर मैं रीअरेंजमेंट करता हूँ इन सारी चीज़ों की तो क्या फॉर्मूला मिलेगा मुझे, तो ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज 1/λ इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1/, वंस। तो यहाँ पे देखना ट्रांजिशन 1², एक काम करता हूँ, जस्ट कंफ्यूज होगा नहीं तो ये एक सिंपल जनरलाइज यहाँ से बना दूँ फॉर्मूला, इस पर्टिकुलर डायग्राम से बना दूँ, याद किस तरह से रखना है। तो मैं इसे हाँ कह लेता हूँ कि NI, ये इनिशियल NI रहेगा और ये रहेगा NF, इससे उल्टा मतलब ये प्लस अंदर जाने के बाद होगा, तो ये आ जाएगा NI² माइनस 1/n²F। सो दिस इज गोइंग टू बी माई जनरलाइज फॉर्मूला टू ऑब्टेन द वेवलेंथ। जब कोई एटम मेरा ट्रांजिशन करता है, एक्साइटेशन सॉरी डी एक्साइटेशन करता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है, तो सिंपल वाली चीज़ है, अगर मेरे Ni की वैल्यू 1 होती है, इफ Ni इज इक्वल टू 1, देन हियर यू विल गेट लाइमन सीरीज, यू विल गेट लाइमन सीरीज, बराबर ना। अगर मेरा Ni का वैल्यू 2 होता है तो आप लोगों को मिल जाए बाल्मर सीरीज। सबसे पहला मेरा लाइमन सीरीज होता है, दूसरा मेरा बाल्मर सीरीज होता है, ठीक है। थर्ड वन इज गोइंग टू बी द पास्चन सीरीज, दैट इज इफ Ni इज इक्वल टू 3, तो इट इज गोइंग टू बी द पास्चन सीरीज, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं, ब्रैकेट।
हाँ, ni का वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ तो फोर्थ वन तो वो हो जाएगा मेरा ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट सीरीज। और ni इज इक्वल टू पाई अगर हो जाए पी फंड। तो हमें मिलेगा पी फंड सीरीज। ये सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को ये वैल्यूज याद रखना है और ये इक्वेशन याद रखना है। देखना 3 मार्क के लिए आप लोगों को ये डेरिवेशन बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, या फिर ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ना इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ रहे? तो हम उसे नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बाद में लिखना इसे। तो देखना यहाँ पे मैं अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कौन सी सीरीज कहाँ पे है मैं वो भी लिख के दूंगा, सिर्फ ये सारी चीजें याद रखना। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स मार्क कर देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लगेगा इसे। देखना ये जो स्पेसिंग बढ़ा रहा हो ना, कंप्लीटली अनइक्वल स्पेसिंग है, ये इक्वल स्पेसिंग नहीं है। अरे मान लो कि सॉरी, एक मिनट, हाँ इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इक्वल नहीं है स्पेसिंग, दिखेगा उस तरह से लेकिन वो होगा नहीं इक्वल। ठीक है, इस तरह से देखना आप, यहाँ पे n की वैल्यू अलग अलग होगी अपनी। n क्या होगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1, सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ये 6 और ये 7। अब जब मैं सबसे पहले सीरीज के बारे में बात करता हूँ, लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के देखना कितने आपको वेवलेंथ मिल सकते हैं, मतलब कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं डी एक्साइटेशन स्टेट। अज्यूम करना कि वो सातवें में कहीं पे है, तो वो सातवें से फर्स्ट जंप मार सकता है एक, मतलब एक इस तरह से कुछ वेवलेंथ एमिट कर सकता है, या फिर वो 7 से 2 पे जंप मार सकता है, या फिर वो 7 से 3 पे जंप मार सकता है, या फिर 7 से 4 पे, 7 से 5 पे, या फिर 7 से 6 पे, तो इस तरह से वो जंप कर सकता है। सो दिस इज माय लाइमन सीरीज। ठीक है, ये मेरा लाइमन सीरीज होगा। अगर देखा जाए तो लाइमन सीरीज जो होता है, दैट सीरीज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, मतलब ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको, वेवलेंथ्स मिलेंगे, तो ये आप लोगों को मिलेगा यूवी रीजन में। ये आपको याद रखना है, लाइमन सीरीज का जो भी लाइंस मिलता है वो कहाँ पे मिलता है हमें, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, समझ रहे हो? Here you will get the series in the ultraviolet region. Now next the Balmer series. अब बाल्मर सीरीज में क्या है, बाल्मर सीरीज में देखना एटम 7वें से फर्स्ट पे जंप करेगा क्या, नो, एटम 7वें से फर्स्ट पे जंप करेगा नहीं, वो 7 से सेकंड पे जंप करेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप लोगों को ये ऐसे एरोज ड्रॉ करने पड़ेंगे एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, तो इसके पास कितने लाइन आ गए यहाँ पे, अरे मैं कुछ गलत ड्रॉ कर रहा हूँ क्या, हाँ मैंने गलत ड्रॉ कर दिया पूरा का पूरा। पूरा का पूरा गलत ड्रॉ कर दिया, सॉरी। देखना ये जंप किस तरह से करेगा, तो ये 7 से फर्स्ट जंप करेगा, ग्राउंड स्टेट पे जाना ही चाहिए, फिर 6 से फर्स्ट जंप करेगा,
या फिर वो 5 से फर्स्ट जंप करेगा, या फिर वो 4 से फर्स्ट जंप करेगा। समझ रहे हो? 3 से फर्स्ट जंप करेगा या फिर 2 से फर्स्ट जंप करेगा। मैंने उल्टा किया था, थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये मेरा लाइमन सीरीज है। नेक्स्ट पार्ट इज द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होगा? हाँ, तो बाल्मर सीरीज में ये 7 से 6 जंप करेगा, सॉरी 7 से 2, या फिर 6 से 2, फिर 5 से 2, फिर 4 से 2, फिर 3 से 2। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज देखा जाए तो ये विजिबल रीजन में, सबसे पहले तो हमें बाल्मर ही मिला था, तो बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रीजन में रहेगा। बाल्मर सीरीज विल बी इन द विजिबल रीजन। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज है मेरे पास, कौन सी है? तीसरी पाश्चन है ना, पाश्चन सीरीज है। तो पाश्चन सीरीज में देखना, तो ये जंप किस तरह से करेगा। ये 7 से आएगा 3 के ऊपर, फिर ये आएगा 6 3 के ऊपर, फिर ये आएगा 5 से 3 के ऊपर, ये फिर ये आएगा 4 से 3 के ऊपर। तो दिस इज गोइंग टू बी द माई पाश्चन सीरीज। ये रहेगी मेरी पाश्चन सीरीज। और पाश्चन सीरीज कहाँ पे रहती है, कौन से रीजन में रहती है? इंफ्रारेड रीजन। पाश्चन सीरीज विल बी इन इंफ्रारेड रीजन। समझ रहा? यस, समझ में आ रहा है? Yes. नेक्स्ट है मेरे पास ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज देखना आप, ये किस तरह से आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 7 से 4 पे, 6 से 4 पे, और 5 से 4 पे। तो ये मेरा रहेगा ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज कहाँ तक चलेगी मेरी? तो ये भी रहेगी मेरी इंफ्रारेड रीजन में। दिस इज गोइंग टू बी ऑल्सो इन द इंफ्रारेड रीजन, ब्रैकेट सीरीज। ओके। और पी फंड सीरीज जो होती है, पी फंड सीरीज कहाँ पे रहेगी? कुछ इस तरह से, अगर हम 7 लेवल्स लेते तो उसके पास ही 2 ही मिलेगा। तो ये रहेगा मेरा पी फंड सीरीज, और पी फंड सीरीज रहेगी मेरी फार इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, पी फंड सीरीज विल बी इन द फार इंफ्रारेड रीजन। समझ में आया? सिंपल है ये, आपने ऑलरेडी सीखा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसी तरह से सीखा है क्या? केमिस्ट्री में इसी तरह से सीखा है क्या? Yes, sir. रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा याद रखना, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कितनी होती है उसकी वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट की? 1.097 इंटू 10⁷ कैपिटल आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻+7, नॉट -7। ये पर मीटर में रहेगा, इट विल बी इन पर मीटर। ओके, ठीक है। ये पिछला वाला लिख लिया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो यही है, दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये कहाँ से कहाँ पे शुरू हो रहा है और कहाँ से खत्म हो रहा है। ओके, ठीक है। अगर ये आप लोग याद रखते हो तो इसका आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दूं क्या? कह रहे चेंज दिस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। एक काम करते, इनिशियल से फाइनल पे जंप मार रहा है ना ये, तो इसे हटा देता हूँ, रुको। ये वाला याद रखना। सॉरी हाँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये रहेगा फाइनल NF² -1/NI², इसे याद रखना। ये इनिशियल से फाइनल जंप करेगा तो इनिशियल मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई करते तो इस तरह से चेंज आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना फॉर्मूला। ठीक है, लिख लिया?
ये होगा क्या रे? Yes, sir. आगे वाला डायग्राम ड्रॉ कर लिया? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे बाद में ड्रॉ करना। ठीक है, तो देखना एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखना, ब्रैकेट series of lines are produced when electrons excited to high energy levels high energy levels make transition to the make transition to n is equal to 4, इट इज n is equal to 4 लेवल। ब्रैकेट सीरीज के बारे में कह रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दिस सीरीज, determine the longest wavelength in this series। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, जब ये ट्रांजिशन करेगा दैट इज फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 4, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन यहाँ पे हमें पूछा गया वेवलेंथ, फाइंड वेवलेंथ जब ये ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, खत्म होने के बाद बताना। Yes, sir. Done. तो अब देखना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके बारे में हम सोचते हैं सबसे पहले। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दिस सीरीज, ब्रैकेट सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या, या फिर किसी भी सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ पे मिलती है? ठीक है, you will get the longest wavelength for smallest energy change, for smallest energy change। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब क्या हुआ, अब देखना, ब्रैकेट सीरीज कहाँ से चलती है मेरे, कहाँ से शुरू होती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो n इज इक्वल टू 4, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी चेंज कहाँ पे मिलेगा? अगर ये
5 to 4 जंप मारता है, यहाँ से यहाँ पे जब जंप मारता है ना, तो इसी पोर्शन में आपको स्मॉलेस्ट चेंज मिलेगा, बराबर ना। स्मॉलेस्ट एनर्जी चेंज कहाँ पे मिलेगा, जब मेरा इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी स्टेट से 4th एनर्जी स्टेट में जंप मारेगा, क्योंकि यहाँ भी आप लोगों को स्मॉलेस्ट एनर्जी चेंज मिलेगा। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 पे आया है, मतलब ये पाथ से ही जंप किया होगा उसने, तो उसी का यूज करते हैं। जो भी अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर f माइनस n स्क्वायर i, बराबर। अब ये जंप कहाँ से कहाँ पे कर रहा है, इट विल जंप फ्रॉम ni इज इक्वल टू 5 टू nf इज इक्वल टू 4, कुछ इस तरह से 5th एनर्जी लेवल से 4th एनर्जी पे जंप मार रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो क्या, समझ में आ रहा है। ये हमेशा याद रखना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलती है, दैट इज स्मॉलेस्ट एनर्जी चेंज। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम पे देखोगे ना, अगर देखना यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज में जब ट्रांजिशन होगा मेरा 5th to 4, देन यू विल गेट द मैक्सिमम वेवलेंथ। वेयर एज इन पास्चन सीरीज जब ये ट्रांजिशन करेगा 4 to 3, तब आप लोगों को पास्चन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। सिमिलरली इन केस ऑफ अ बाल्मर सीरीज जब वो ट्रांजिशन करेगा 3 to 2, तब आप लोगों को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। समझ रहे हो ना, जितना ज़्यादा बड़ा ट्रांजिशन रहेगा उतनी कम वेवलेंथ रहेगी उसके पास। समझ में आ रहा है, yes, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट इसी तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आएगी। ओके, ठीक है, तो देखना ये आप इसे सॉल्व करो। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मैं कैलकुलेशन नहीं लिख रहा, जस्ट आई विल गिव यू डायरेक्ट आंसर। तो मुझे लैम्बडा मैक्स मिल जाएगा 4051 नैनोमीटर। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, जस्ट डू द कैलकुलेशन। और आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, एज इक्वल टू 6 टू एन इज इक्वल टू 4। तो एन इनिशियल मेरा 6 है और एन फाइनल मेरा 4 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू द स्मॉलेस्ट एनर्जी चेंज। ओके, ठीक है। समझ रहे हो, तो लिख लो इसे। ये सॉल्व करना कैलकुलेशन करके। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही वाली चीज़ थी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू द स्मॉलेस्ट एनर्जी चेंज। ओके, yes, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखना, एक मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्साइटेशन एनर्जी दे दी है। एनर्जी कितनी दे दी है, ये एक्साइटेशन मैंने दी उसे 12.09। दिस इज द गिवन एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि ये कौन से ऑर्बिट तक जाएगा या फिर कौन से एनर्जी लेवल तक ये जाएगा। समझ रहे हो, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टू विच एनर्जी लेवल, टू विच एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन इज रेज्ड, द इलेक्ट्रॉन इज रेज्ड। समझ में आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन सिंपल, मैंने क्या किया है, इतना उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया है। वो ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में उसने एनर्जी ले ली, एनर्जी लेने के बाद उसने ट्रांजिशन किया, ट्रांजिशन किया मतलब वो हायर एनर्जी लेवल चला गया। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन वही है कि टू विच एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन इज रेज्ड, एंड सेकंड, what are the wavelengths of the radiations are emitted as it drops back to the ground state. Find wavelength of emitted radiations
when it drops back to ground state। समझ में आया? सिर्फ इतना ही गिवन डेटा है। ई एक्साइटेशन इज इक्वल टू 12.09। एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। सर, आप प्रीवियस क्वेश्चन एक बार दिखाओगे क्या? लास्ट वाला थोड़ा सा। कुछ भी नहीं है इसमें, लिख लो। यस सर, डन। देखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन डेटा सिर्फ इतना ही है, एक्साइटेशन एनर्जी दी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ही दिया है, मैंने इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखना फर्स्ट एनर्जी कितनी है रे हाइड्रोजन की? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। सेकंड कितनी है? वो कितनी? -3.4 बराबर ना। हाँ, थर्ड कितनी है? 1.5। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब उसने एक्साइटेशन किया। एक्साइटेशन जब वो करेगा तो वो जंप कहाँ से कहाँ पे करेगा? ई एक्साइटेशन में निकाल सकता हूँ। अगर उसने जंप कर दिया फर्स्ट से सेकंड स्टेट में, इफ हाइड्रोजन ने अगर जंप कर दिया फर्स्ट से सेकंड स्टेट में, तो ई एक्साइटेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा -3.4 -13.6 बराबर ना। तो ये कितना आ जाएगा रे? 10.2। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है चलो दूसरा कर लेते हैं हम। ये E3 माइनस E1 निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। E3 माइनस E1 कितना आ जाएगा रे? 1.51 -13.6 बराबर ना। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 12.09 आ रहा है। ये आएगा मेरा 12.09। मतलब क्या हुआ? जब भी देखना, अगर इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन कर दिया फर्स्ट टू द सेकंड, तो उसके लिए एनर्जी कितनी लगनी चाहिए मेरे पास? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और अगर ये फर्स्ट टू थर्ड ट्रांजिशन कर रहा है तो उसको एनर्जी कितनी लगनी चाहिए? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे E4 कैलकुलेट कर लूँ, E4 की वैल्यू कितनी होती है रे? व्हाट इज वैल्यू ऑफ E4? E4 की वैल्यू कितनी? 0.85। 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखना ये ट्रांजिशन, अगर उसने डायरेक्ट फोर्थ में जंप मार दिया तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12.75 बराबर ना। 12.75। तो इन तीन चीज़ों से मुझे एक समझ में आ रही है, हमने कितनी एक्साइटेशन एनर्जी दी है बाहर? 12.09। अब ट्रांजिशन करने के लिए उसको कितनी कितनी एनर्जी चाहिए होगी? अगर उसने ट्रांजिशन कर दिया फर्स्ट से सेकंड में, तो कम से कम उसको मिलनी चाहिए 10.2। तो मतलब ये तो होगा, ये ट्रांजिशन जरूर होगा बराबर ना। द फर्स्ट ट्रांजिशन इज हाँ, पॉसिबल, दिस केस इज पॉसिबल। सिमिलरली सेकंड केस देखना, मतलब ये अगर फर्स्ट से थर्ड में जंप मार रहा है तो उसको एनर्जी कितनी चाहिए? 12.09, और उतनी ही हमने दे दी है। तो दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, थर्ड केस में देखना, थर्ड केस में कितना चाहिए मुझे एनर्जी? 12.75, हमने कितनी दी है? 12.09। ये पॉसिबल है क्या ट्रांजिशन? नो। तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कौन से एनर्जी लेवल तक जा सकता है? कौन से 3। एनर्जी लेवल तक जा सकता है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। 3 आ जाएगा बराबर ना। मतलब इलेक्ट्रॉन इज रेज टू द थर्ड एनर्जी लेवल। ओके, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन इज रेज्ड टू थर्ड एनर्जी लेवल। समझ में आया? तो ये यस। एक्साइटेशन वाला है। अब आगे क्या पूछा है?
फाइंड वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस व्हेन इट ड्रॉप्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट। अगर वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है तो तब उसका आप लोगों को क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है। तो सेकंड केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 1/λ इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर, बराबर। ठीक है। Yes, sir. तो देखना अब ये ट्रांजिशन किस तरह से कर सकता है। ये यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आप चला गया थर्ड स्टेट में, मतलब ये थर्ड स्टेट में जाके बैठा है यहाँ पे। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, कौन सी, या तो ये सेकंड स्टेट में जा सकता है या फिर ये थर्ड स्टेट में, सॉरी फर्स्ट स्टेट में जा सकता है यहाँ से, बराबर ना। तो ये दो ट्रांजिशन पॉसिबल है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। Yes. तो देखना अगर मैं ये फर्स्ट ट्रांजिशन ले लूँ तो मेरा ये एन इनिशियल रहेगा 3 और एन फाइनल रहेगा 2। ये किसके लिए रे बाबा, ये फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए। और सेकंड ट्रांजिशन के लिए एन इनिशियल फिर से रहेगा 3 और एन फाइनल फिर से कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो फॉर करस्पॉन्डिंग दीज वैल्यू यू नीड टू फाइंड आउट द वेवलेंथ। तो ये लैम्डा देखना मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये 3 to 2 ले लेते हैं हम इसे, 1λ32 इज इक्वल टू आर की वैल्यू रहेगी 1.09 इंटू 10⁻⁷। ये फाइनल स्टेट मेरा 2 है, मतलब ये 1/4 और ये रहेगा 1/9। जस्ट सॉल्व इट। हाँ मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। So 1.067 है ना? 067 है ना? आपके वाली। 1 मिनट, पीछे कितना लिखा है मैंने, 9 7 ही लिखा है ना, 6 7 कहाँ पे। आर की वैल्यू कितनी होती है, 1.067 है। 1 मिनट, नहीं रे 0.97 ही होता है। Just a minute, I will cross check. हाँ सर, वो 97 है। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, 1.09C9737 कुछ तो है वो आगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना, ये 1/λ32 सिमिलरली ये λ31, मतलब ये कितनी होगी। तो ट्राई करना कि उनको नाम इसी तरह से देने की कोशिश करो। ओके, तो ये आ जाएगा 1.097, ये बाद में सॉल्व कर देना आप। ये रहेगा 1 माइनस 1/9, सॉल्व करना बाद में। समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या दिया था, किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। Yes, sir. तो अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो कुछ होगा नहीं, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस रहेंगे, नथिंग एल्स। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है, एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देन बोहर्स मॉडल, स्पेक्ट्रल लाइंस, ये अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। अब देखना इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, अगर आपको लैम्बडा पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ इशू है नहीं। सबसे पहले लैम्बडा निकालो, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी निकालना अलग से, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी। हाँ हाँ, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, कोई तो एक ही फॉर्मूला याद रखना, बाकी तो जो हमने सबसे पहले सीखे थे फंडामेंटल फार्मूले, तो उसी का यूज़ करके आंसर निकालने की कोशिश करना। ठीक, तो अभी एक सिंपल एक दो चीज़ें मतलब दो पैराग्राफ है, जस्ट गो थ्रू दैट ऑन पेज नंबर 431। ऑन पेज नंबर 431, ये नया बुक, पुराने बुक में आगे पीछे हो सकता है, अगर कोई पुराना वाला बुक यूज़ कर रहा हो तो पुराने एडिशन का। ठीक है, तो वहाँ पे लिमिटेशंस दिए गए बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, जस्ट गो थ्रू दैट। आपको यहाँ पे क्या पढ़ना, लिमिटेशंस दो ही दिए गए हैं। तो लिमिटेशन क्या है, एक तो हमें पता है कि ये सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, बराबर ना।
Yes, sir. और दूसरा लिमिटेशन ये है, ये रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में इसने कुछ बताया नहीं। कुछ जो एक की वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी भी इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है, तो किसी का कुछ इंटेंसिटी कम आ रहा है, तो बोहर वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। तो ये एक दूसरा लिमिटेशन है। सो दीज आर द टू लिमिटेशंस ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, ठीक। Yes. तो हेंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड द एटम्स। हमने एटम्स भी कंप्लीट कर लिया। ज़्यादा एक्सरसाइज है नहीं इसका। सर एक्स-रेज कैंसिल होती है इसमें? एक्सरेज है ही नहीं, एक्सरेज सिर्फ जेई मेंस के लिए है। अच्छा, एक्सरे एनसीईआरटी में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। वो सिर्फ जेई मेंस के लिए है, जेई मेंस और एडवांस के लिए। अब एक्सरेज नहीं है, लेकिन ऑन पेज नंबर 432 अगर देखा जाए, 432 के ऊपर यहाँ पे लेजर के बारे में बताया गया है, लेजर लाइट। Yes, sir. तो एक बार उसे पढ़ लेना। तो पूछते नहीं है ये, अब ये जेई में रखा गया है। सर लेजर लाइट से रिलेटेड जेई में थेरोटिकल क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं, अब वो देखा जाए जेई में ना, जेई में लेजर के ऊपर नहीं आएगा, एक्सरे के ऊपर आएगा। ओके। अब एक्सरे में क्या है, एक्सरे में देखा जाए तो उसे किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी एनर्जी क्या है, एक्सरे एब्जॉर्प्शन, देन एक्सरे स्पेक्ट्रा। ठीक है, ओके। तो उसका एक डायग्राम होता है। एक्सरे किस तरह से आते हैं उसके हिसाब से, तो वो जो होता है ना, स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंसिटी, जैसे मैंने बोला ना, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में कुछ इस तरह से डायग्राम्स बनते हैं मेरे। ये कुछ इस तरह से डायग्राम्स है उसके। तो ये है ही नहीं तो क्यों पढ़ना है, हम तो यहाँ पे बोर्ड्स पढ़ रहे हैं ना सिर्फ। ये इस तरह से डायग्राम्स है। तो इट इज रिलेटेड टू द ट्रांजिशन ना, ये ट्रांजिशन के साथ ही ओके। रिलेटेड है। और मोजलीज लॉ, मोजलीज लॉ भी है। मोजलीज लॉ, ब्रैग्स लॉ, ये दो चीजें हैं। कहाँ पे है, तो वो जेई में है। इवन इट इज नॉट इन द नीट, ये नीट में भी नहीं है। तो हमें तो पढ़ा रहे थे कौन पढ़ा रहे थे? वो पैजिस वाले। नहीं है। यस, यू कैन क्रॉस चेक द सिलेबस। सिलेबस देखो आप नीट का, वहाँ पे है नहीं एक्सरे प्रीवियस ईयर का। 20 साल क्या आता है क्या पता। मैं बताऊँ क्या, एक जस्ट जस्ट अ मिनट। देखना, एक चीज हमेशा याद रखना, ऑफिशियल साइट से ही सिलेबस को डाउनलोड करने की कोशिश करना। अलग अलग साइट पे अलग अलग कुछ कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नीट में तो एक्सरे है ही नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। Okay. एक मिनट। ये वो जो नोटिफिकेशन आता है ना नीट का, मैं उसे ही ग्रुप में डाल देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ये एनटीए के साइट पे मिलेगा। एक मिनट, भेज ही देता हूँ उसे।
सकते, अभी मुझे नहीं मिल रहा है, मैं आपको जैसे ही मिलता है ना वो भेज देता हूँ। ओके। तो एक तो चीज़ क्लियर है, नीट में सॉरी एक्सरे नहीं है बिल्कुल भी। ओके सर। तो जस्ट गो थ्रू द एक्सरसाइज, ज़्यादा है नहीं, इसका एग्जाम्पलर कर लेना, एग्जाम्पलर में अलग अलग क्वेश्चन है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर एटम्स के लिए, इसके एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं है। तो कल कितने बजे लेना है लेक्चर, बताओ ज़रा। सर आफ्टरनून में रखते हैं क्योंकि मॉर्निंग में या फिर